नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 2 जनवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वह पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसको आप जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं। विशेष रूप से महिला संबंधी मुद्दों से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। अब ये जो हमारा आर्टिकल है यह मुख्य रूप से संबंधित है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल में ही प्रस्तुत किए गए एक धार्मिक धर्मांतरण को रोकने संबंधी एक अध्यादेश से, जिसके संदर्भ में अभी हाल में काफ़ी वाद विवाद देखा गया है। इसको आप वर्तमान में जारी लव जिहाद कंट्रोवर्सी से भी जोड़ के देख सकते हैं। काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा जारी है। इसी के संदर्भ में आज का जो आर्टिकल है यह मुख्य रूप से अध्यादेश के संदर्भ में बात करता है, जिसके तहत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि मुख्य रूप से जब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को जारी किया जाता है तो वह अध्यादेश किन किन परिस्थितियों के अंतर्गत जारी किया जाता है और साथ ही साथ इसके संदर्भ में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि जो धर्मांतरण संबंधी जो यूपी सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया गया वह किन आधारों पर आलोचित किया गया है विविध प्रकार के विद्वानों आदि द्वारा और इसको किस प्रकार से न्यायालय में भी चुनौती दी जा रही है। तो इन सारी बातों को हम इस आर्टिकल के तहत समझने का प्रयास करेंगे। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का प्रश्न, यानी उनका जो अधिकार है वह, और साथ ही साथ हम इसको जांचने का प्रयास करेंगे यूपी के धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश के माध्यम से। अगर हम बात करें राज्य स्तर पर अध्यादेश को जारी किए जाने की शक्ति के संदर्भ में, तो इसके संदर्भ में हमें संविधान का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 213 में, जिसके तहत राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित 3 स्थितियों के विद्यमान होने की स्थिति में अध्यादेश को जारी करने के संदर्भ में राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। इसके तहत जब राज्य विधानसभा का सत्र जारी ना हो, यानी वो चल ना रहा हो, साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाएं जिसके चलते अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो जाए, साथ ही साथ इन परिस्थितियों में भी ऐसी स्थितियां आ जाएं कि उसके चलते त्वरित कार्य किया जाना आवश्यक हो। इसी प्रकार की परिस्थितियों के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भी अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है और हम काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार के अध्यादेशों को जारी करने के उदाहरण देखते हैं। यानी 3 स्थितियों में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। हाल ही में यह देखा गया कि जब दिल्ली जैसे क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति काफ़ी गंभीर हुई, तो वायु प्रदूषण पर बेहतर ढंग से कार्य करने के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया गया एक अध्यादेश के माध्यम से। इसके संदर्भ में जब इस अध्यादेश को जारी किया गया तो कोशिश ये की गई कि इसको जारी किए जाने के संदर्भ में जो इसके पीछे का कारण था, क्यों इसको जारी किया गया, इसके पीछे की जो त्वरितता थी, क्यों इसको इतनी जल्दबाजी में या कह सकते हैं क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी, इसकी न्यायोचितता को भी दर्शाया गया। लेकिन अध्यादेशों के संदर्भ में वर्तमान में सबसे बड़ा जो आलोचना का बिंदु है वो ये कहा जाता है कि सरकारें वर्तमान में अध्यादेशों के मार्ग का उपयोग कर रही हैं ताकि उनके द्वारा संसद में जो वाद विवाद होता है, संसद में जो एक त्वरित प्रक्रिया के अनुपालन में उसके स्थान पर जो दूसरी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें व्यापक विचार विमर्श किए जाने के माध्यम से ही किसी बिल को पारित किया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया से बचा जा सके, सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार जल्द से जल्द कानून को बनाया जा सके, इसके लिए वर्तमान में अध्यादेश को जारी किया जाता रहा है, जो इसके चलते काफ़ी विवाद में है। अब इसके संदर्भ में होता यह है कि कई बार अध्यादेश को जारी कर दिया जाता है, लेकिन
इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, इतनी जल्दी अध्यादेश को जारी क्यों किया गया, उसके पीछे की कौन से कारण, कौन सी पृष्ठभूमि थी, उसको कई बार नहीं बताया जाता है। जैसे कि अभी हाल में ही किसानों का जो बिल है वो जो चर्चा में है, उनको भी पहले अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था। विशेष रूप से किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल को अध्यादेश के माध्यम से ही जारी किया गया था। लेकिन इसको अध्यादेश के माध्यम से क्यों जारी किया गया, इसको इतनी जल्दबाजी त्वरितता में जारी क्यों किया गया, इसके संदर्भ में कारण को स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को जारी किया गया है, उसके संदर्भ में भी व्यापक कारणों की व्याख्या नहीं की गई है, जिसके चलते ये काफी आलोचना के केंद्र में है। इसी के संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में जिस प्रकार के अध्यादेशों के दुरुपयोग के संदर्भ देखे गए हैं, इसी को रोके जाने के संदर्भ में यह परंपरा हमें स्थापित करनी होगी कि उद्देश्य का यानी अध्यादेशों की प्रस्तावना में ही इस बात को बता दिया जाए कि इस अध्यादेश को क्यों इतनी जल्दबाजी के तौर पे जारी किया गया, ऐसे कौन से कारण रहे कि हमने अध्यादेश को इतनी त्वरितता के आधार पर जारी किया है। अब यह अगर पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तो इससे न केवल पारदर्शिता दिखाई देगी, अपितु विधायिका के माध्यम से यानी संसद या राज्य विधानमंडल के माध्यम से जो कानून बनाए जाने की स्थिति होती है और इससे जो व्यापक वाद विवाद और विचार विमर्श की प्रक्रिया देखने को मिलती है, और इससे वर्तमान के समय में जिस प्रकार से सरकारें बचना चाहती हैं उस प्रवृत्ति का भी निवारण हो सकेगा। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उस कारणों को भी बताया जाए जिसके आधार पर त्वरित कार्यवाही की गई, इसके कारणों को बताना भी आवश्यक बनाया जाना चाहिए। हाल के समय में यह देखा गया है कि न्यायालयों ने भी इस पे संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस तथ्य पे कहना यह है कि गवर्नर जिन आधारों पर अध्यादेश जारी करते हैं उसकी जांच की जा सकती है। इसके तहत उन परिस्थितियों की जांच की जा सकती है जिसके चलते राज्यपाल अध्यादेश को त्वरितता के आधार पर इसे जारी किए उन्होंने, और इस पर जो है यह देखना होगा कि चूंकि सरकारें लगातार इस संदर्भ में कार्य करती रहती हैं, न्यायपालिका जब इस क्षेत्र में आती है तो इसके लिए कई बार यह संभव नहीं हो पाता है कि वह पूर्ण रूप से इसके कारण की जांच को कर सके। यही कारण है कि कानून निर्माण के क्षेत्र में अध्यादेशों को यदि आवश्यकता पड़ने पर जारी भी किया जाए तो कार्यपालिका के लिए यह आवश्यक बनाया जाना चाहिए कि वह स्वयं ही लोगों को बताए कि किस त्वरितता के आधार पर उन्होंने अध्यादेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश की भी इसी के आधार पर आलोचना की जा रही है, जिसे सामान्य रूप से लव जिहाद के विरुद्ध अध्यादेश कहा जाता रहा है। हालांकि इस अध्यादेश को जारी किए जाने के संदर्भ में किस प्रकार की आपातकालीन अथवा त्वरित परिस्थितियां विद्यमान थी, इसकी व्याख्या अब तक नहीं की गई है। इसके तहत इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जो इसको लगातार आलोचना का केंद्र बनाते हैं। इसके तहत कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि केवल और केवल धर्मांतरण के लिए विवाह को किया जाएगा तो इसको रोक दिया जाएगा। इसके तहत विवाह को रोकने का प्रावधान करने के साथ ही जो विवाही जोड़े होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। हालांकि इस कानून के विरोधियों का ये कहना है कि यदि विवाह को जबरन किया जाता है या फिर विवाह को जोर जबरदस्ती अथवा धोखे के माध्यम से किया जाता है तो इसके तहत भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है, जिसके तहत वह बाल विवाह को रोके जाने के संदर्भ में प्रावधान करती है। तो अगर हम धर्मांतरण को आधार बनाकर इस तरीके का कानून बना रहे हैं तो हम किस तरीके से इसमें विवाह को एक आधार बना सकते हैं, यह जो है काफी सोचे जाने का प्रश्न है। जिसके तहत पुलिस यदि चाहे तो गलत तरीके से अथवा जबरन किए जाने वाले अंतरधार्मिक विवाहों के संदर्भ में स्वयं के आधार पर ही कार्रवाई करने में सक्षम होती है।
इसके संदर्भ में एक विशिष्ट प्रकार का कानून बनाया जाए, इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। साथ ही साथ यदि यह आरोप लगाया जाता है कि किसी राज्य में व्यापक स्तर पर इस प्रकार के अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं और उसको रोके जाने के संदर्भ में अध्यादेश को लाना अनिवार्य है, तो राज्य सरकारें भी इसके संदर्भ में खुद से ही इतनी सशक्त होती हैं कि वो इसमें कार्यवाही कर सकें, और इसके लिए भी हमें कोई सेपरेट कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इस चीज को भी माना जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कोई एक बड़ी एजेंसी या कोई एक बड़ी संस्था इस प्रकार के संस्थागत आधार पर धर्मांतरण को बढ़ावा दे सके, क्योंकि वर्तमान में राज्य स्वयं से इतने सशक्त होते हैं कि वह बिना किसी कानून के आधार के या फिर एक विशिष्ट धर्मांतरण विरोधी कानून को बनाए ना जाने की स्थिति में भी कार्यवाही कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि पुलिस के साथ ही बहुत सारी वर्तमान में न्यायिक संस्थाएं आदि भी कार्य करती हैं और उनके द्वारा भी निरंतरता के आधार पर मूल अधिकारों की रक्षा किए जाने के संदर्भ में कार्य किया जा सकता है। यह भी हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हमें इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि केवल यही प्रावधान जो है वह विवाद के केंद्र में नहीं है। अध्यादेश के और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो समय समय पर आलोचना के केंद्र में देखे गए हैं। जैसे कि सेक्शन 3 इस कानून का यह कहता है कि जबरदस्ती अथवा धोखाधड़ी के माध्यम से किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरित अगर किया जाएगा तो वह सजा के अधीन होगा। हालांकि इसके संदर्भ में स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके तहत अगर केवल विवाह को आधार बनाकर धर्मांतरण किया जाने लगेगा तो यह किस आधार पर साबित किया जाएगा कि वह धर्मांतरण जबरदस्ती किया गया है अथवा नहीं। यदि विवाह के आधार पर किया जाने वाला धर्मांतरण एक वयस्क व्यक्ति द्वारा निर्णय हुआ तो क्या होगा, क्योंकि हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल किया है और एक वयस्क व्यक्ति द्वारा विवाह के संदर्भ में लिया गया जो निर्णय होता है वह उसके निजता के अधिकार का भाग होता है, वह उसके चयन के अधिकार का अंग होता है और इसका जो जुड़ाव है वह सीधे सीधे अनुच्छेद 21 से देखा जाता है। अब इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में जिस प्रकार की व्यवस्थाओं को स्थापित किया है, उसके चलते इस तथ्य को साबित किया जाना काफी कठिन हो जाएगा कि केवल विवाह के आधार पर धर्मांतरण किया जाने वाला है और इसके तहत जो व्यक्ति हैं वह किस प्रकार से इसमें आरोपी हैं, किस प्रकार से वो उसमें विक्टिम हैं। इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि इसके जो प्रावधान हैं वो इस प्रकार के वेग हैं, इस प्रकार के अस्पष्ट हैं कि उनके दुरुपयोग की लगातार संभावना बनी रहेगी। इसके तहत यह प्रावधान देखा जा रहा है कि मात्र सूचना के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान है जिसका दुरुपयोग संभव है। साथ ही साथ इसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदि को भी अधिकार दिए गए हैं कि वह धर्मांतरण के संदर्भ में जांच को आगे बढ़ाएं। हालांकि यदि धर्मांतरण की व्यवस्था को खुद व्यक्ति अपनी इच्छा से करे तो इस स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका किस प्रकार की होगी, इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। क्या इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाएगा या फिर राज्य जो है अपनी तरफ से इसमें केस करेगी, यह भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ जो धर्मांतरण किया जाने वाला है उसके संबंधित आरोपों को साबित किया जाने का जो भार है, जिसे हम बर्डन ऑफ प्रूफ के नाम से जानते हैं, उसको भी उस व्यक्ति पर डाला गया है जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया है। हालांकि इसके संदर्भ में जो विधि व्यवस्था है वो इस प्रकार की व्यवस्था को सामने रखती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ केवल उस व्यक्ति पर डालना चाहिए जिसने खुद अपनी इच्छा के अनुसार धर्मांतरण किया है। यदि हम किसी व्यक्ति के धर्मांतरण के आधार पर केस चला रहे हैं तो जिस व्यक्ति का धर्मांतरण हुआ है उस पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वह इस बात को बताए यदि उसके खिलाफ किसी प्रकार का शोषण हुआ है, यदि
जोर जबरदस्ती से उसका धर्मांतरण किया गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी आरोपों को साबित किया जाने का जो भार है वो उसी व्यक्ति पे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया, जो काफ़ी आलोचना का कारण है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो वर्तमान अध्यादेश जो यूपी सरकार द्वारा लाया गया है वह काफ़ी सारे प्रावधानों के चलते चर्चा में रहा है। इसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं वह आलोचना के केंद्र में हैं। इसके जो बहुत सारे जो शब्द हैं, बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो वेगली वर्डेड हैं, अस्पष्ट हैं। यही कारण है कि विद्वानों का कहना है कि अध्यादेश का दुरुपयोग संभव है, जिसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। तो इसके संदर्भ में यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं एक दूसरे आर्टिकल की जो दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है यूके में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को आपातकालीन आधार पर प्रयोग किए जाने की अनुमति से, और चूंकि यही सेम वैक्सीन जो है वो भारत में भी अभी स्वीकृति प्राप्त की जाने वाली है, तो इसके चलते काफ़ी चर्चा में है। इसके तहत वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यूके में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को आपातकालीन आधार पर प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार से दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी वैक्सीनों को स्वीकृति दी गई है और वह भी उस क्षेत्र में लागू की जा रही है। इसके तहत फाइजर कंपनी द्वारा, मॉडर्ना कंपनी द्वारा वैक्सीन का निर्माण किया गया है और अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी इसके संदर्भ में चर्चा में आ गई है। बाकी वैक्सीनों के विपरीत जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वह एक सामान्य वायरस, जो ठंड से संबंधित वायरस होता है, जिससे व्यक्ति में ठंड की स्थिति देखी जाती है, एडिनो वायरस, उसके एक कमजोर रूप को इस्तेमाल करती है, जिसमें कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को शामिल कर दिया गया है। और इसके माध्यम से यह आशा की जाती है कि जब इस वैक्सीन को दिया जाएगा तो कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल के प्रति शरीर में एक बेहतर प्रतिरोध व्यवस्था का निर्माण होगा और इसके माध्यम से व्यक्ति यदि भविष्य में कोरोना वायरस से प्रभावित होता है तो उससे बेहतर ढंग से बच सकेगा। साथ ही साथ इस वैक्सीन के संदर्भ में एक बेहतर बात ये कही जा रही है कि इस वैक्सीन को स्टोर किए जाने के संदर्भ में बहुत न्यून तापमान की आवश्यकता नहीं है। इसको केवल 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर ही स्टोर किया जा सकता है। इसके तहत हम बेहद आसानी से जो हमारी विद्यमान स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भविष्य में बिना अतिरिक्त लागत को लगाए व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। आर्थिक आधार पर भी अन्य वैक्सीनों की तुलना में इसकी कीमत अधिक नहीं है, जिसके चलते विशेष रूप से जो विकासशील देश हैं वहां पे इसका व्यापक प्रयोग संभव है। भारत में भी जो है इसके संदर्भ में प्रयोग जारी है और जो यह वैक्सीन है इसको जल्द ही स्वीकृति मिलने की आशा है। हाल के समय में आज ही के न्यूज़पेपर में खबर आई है जिसमें कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को इमरजेंसी के प्रयोग के लिए स्वीकृति दे दी गई है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है और यह जो वैक्सीन है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के समान ही वैक्सीन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित जो वैक्सीन है, जिसको भारत में पुणे आधारित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से बनाया जाना है, उसकी अभी फिलहाल जो है उसको अंतिम स्वीकृति दिए जाने की स्थिति अभी बरकरार है। हो सकता है भविष्य में उसको भी स्वीकृति दे दी जाए। इसी प्रकार की दूसरी एक वैक्सीन जो है जो पूरे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाई गई है, उसको अब स्वीकृति दे दी गई है, जिसको अब आपातकालीन आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके संदर्भ में भारत में भी लगातार प्रयोग जारी हैं और यह आशा की जा रही है कि भविष्य में और जो दूसरे वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं उनको भी स्वीकृति दी जा सकेगी। हालांकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की प्रभाविता को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न समय समय पर खड़े किए जाते रहे हैं। बहुत सारे शोध आदि में कहना है कि यह जो वैक्सीन है उसकी प्रभाविता 62% तक की है। यह जो है पूरी तरीके से 100% या 90% से अधिक नहीं है। साथ ही साथ इसके आधार पर चूंकि
प्रभाविता संबंधी मुद्दे इसमें व्याप्त हैं। इसको शरीर की प्रतिरोधी क्षमता के विकास के संदर्भ में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग कर सकेंगे, इसको लेकर शंकाएं व्याप्त हैं। यही कारण है कि इमरजेंसी में यूज किए जाने के संदर्भ में इस वैक्सीन की प्रभाविता को बढ़ाया जा सके, इसके लिए वर्तमान में एक दूसरी प्रकार की रणनीति को अपनाया जा रहा है। इसके तहत व्यक्तियों में कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोधी क्षमता बेहतर ढंग से विकसित हो सके, इसके लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की जो पहली डोज होती है उसको जल्द दे दिया जाता है, उसको तुरंत दे दिया जाता है। लेकिन जो इसकी दूसरी जो डोज है, जिसे सामान्यतः 14 से 28 दिन में दिया जाता है, वह जो है इतनी जल्दी नहीं दी जाती, उसको दिए जाने के संदर्भ में थोड़ी देर की जाती है। और इसके माध्यम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम यदि दूसरी डोज को थोड़ी देर से देंगे तो इससे होगा क्या, तो इससे शरीर में पहली जो डोज गई और उससे जो हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र में जो प्रतिरोधी तंत्र का जो विकास हुआ, उसका लाभ जो है भविष्य में कोरोना वायरस के विरोध में मिलेगा। अब यह जो दूसरी डोज को थोड़ा लेट से दिए जाने की जो रणनीति है, वह यूके आदि में अभी हाल में ही अपनाई जा रही है और इसके माध्यम से कोरोना की प्रभाविता को, कोरोना वैक्सीन की प्रभाविता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत भी जो है इसके संदर्भ में प्रयास कर सकता है। हालांकि इस प्रकार के ट्रायल्स को किए जाने के संदर्भ में हमें पर्याप्त शोध आदि भी करने होंगे और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो होपफुली भविष्य में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भी भारत में स्वीकार कर लिया जाएगा, वह भी जो है प्रारंभ हो जाएगी कोविडशील्ड के समान ही। और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे समक्ष 2 से 3 ऑप्शंस होंगे वैक्सीन के संदर्भ में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एक और आर्टिकल की, जो दिया गया है पेज नंबर 6 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। संदर्भ क्या है, तो संदर्भ यह है कि 1 जनवरी यानी कल से टेलीकॉम क्षेत्र में इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेस की जो व्यवस्था है वह अब समाप्त कर दी गई है। इसे एक शॉर्ट में कहा जाता है आईटीयू। आईटीयू व्यवस्था जो है अब समाप्त हो गई है। आईटीयू व्यवस्था के तहत जब कोई एक टेलीकॉम ऑपरेटर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के सिस्टम का प्रयोग करता है तो इसके लिए उसको द्वारा उसे भुगतान किया जाता है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसके संदर्भ में हमें इंटरकनेक्शन की व्यवस्था को समझना होगा। इसके तहत यह देखा जाता है कि भारत जैसी राष्ट्रों में, चूंकि भारत भौगोलिक आधार पर बहुत बड़े राष्ट्रों के रूप में व्याप्त है, तो कई बार ये देखा जाता है कि जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि मान लो जियो कंपनी हो गई या फिर मान लीजिए कोई एयरटेल की कंपनी हो गई, ये 2 कंपनियां हैं। अब इसमें जियो हो सकता है कि किसी क्षेत्र विशिष्ट में कार्य कर रही हो, एयरटेल हो सकता है पूरे भारत में कार्य कर रही हो। अब इसमें होता क्या है कि यदि जियो का एक यूज़र एयरटेल के यूज़र से बात करना चाहेगा तो कई बार जिस क्षेत्र में एयरटेल का यूज़र विद्यमान होगा वहाँ कई बार ये पॉसिबल है कि वहाँ जियो के नेटवर्क विद्यमान ना हो। अब ऐसे में कॉल सही से कनेक्ट हो जाए, इसके लिए कंपनियां आपस में समझौता कर लेती हैं और इसके माध्यम से यदि किसी क्षेत्र विशेष में जियो आदि के नेटवर्क विद्यमान नहीं होते तो उस क्षेत्र में दूसरी कंपनी के जो नेटवर्क आदि विद्यमान होते हैं उसका प्रयोग कर लिया जाता है जियो यूजर्स के सब्सक्राइबर के द्वारा, और दूसरी कंपनी की सेवाओं को चूंकि यूज कर लिया जाता है, इसके चलते एयरटेल को समय समय पर जियो भुगतान करता है इंटरकनेक्शन चार्जेस के रूप में। यानी टेलीकॉम क्षेत्र में इंटरकनेक्शन एक बड़ी व्यवस्था के रूप में काम करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसके तहत दूरसंचार प्लेयर्स जैसे कि मान लीजिए जियो, वह दूसरा जैसे कि मान लीजिए एयरटेल उसकी सेवाओं के नेटवर्क को, उपकरण को उपयोग करता है और इसके बदले में वो उसका भुगतान करता है। इसके माध्यम से फायदा ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर जियो आदि के नेटवर्क नहीं आते हैं तो नेटवर्क ना आने के बावजूद जियो के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कॉल कनेक्ट करवा पाते हैं। इसके माध्यम से एक नेटवर्क के ग्राहक
किसी दूसरे नेटवर्क के साथ संचार करने या दूसरे नेटवर्क द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तक पहुंचने को प्राप्त कर पाते हैं। यही कारण है कि यह पूरे देश में लोगों को आपस में जोड़ देता है, जिसके चलते भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस प्रकार के आपसी जुड़ाव या इंटरकनेक्शन को टेलीकॉम क्षेत्र की जीवन रेखा के रूप में परिभाषित करता है। अब इसके संदर्भ में होता क्या है कि यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी की सर्विसेज का प्रयोग करेगी तो निश्चित रूप से उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसी को कहा जाता है इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस। इन शुल्कों का भुगतान जो है एक दूरसंचार सेवा प्रदाता जैसे कि जियो द्वारा तब किया जाएगा जब उसका ग्राहक दूसरी कंपनी की सेवा प्रदाता को कॉल करे और इसके माध्यम से उसकी सर्विसेज का प्रयोग करें। जैसे कि इसको फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है एक जियो का यूज़र और मान लीजिए यहाँ पे है एक एयरटेल का यूज़र। अगर जियो का यूज़र जो है वह एयरटेल के यूज़र को प्रयोग करेगा, एयरटेल के यूज़र को कॉल करेगा, तो हो सकता है जियो का जो नेटवर्क है वो यहाँ एयरटेल के नेटवर्क में विद्यमान ना हो। तो होगा क्या कि जियो से कनेक्शन जुड़ जाए एयरटेल के यूज़र का। इसके लिए कई बार जियो का जो व्यक्ति है वह एयरटेल द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज, एयरटेल द्वारा दिए जाने वाले नेटवर्क का प्रयोग कर लेता है और इसके माध्यम से दोनों के मध्य जो इंटर कनेक्शन है वो बेहतर रूप से संभव हो पाता है। अब इसके लिए भुगतान किया जाता है जियो द्वारा एयरटेल को, जिसके तहत अलग अलग घटकों के तहत इसका भुगतान होता है। जैसे कि ओरिजिनेशन चार्जेस यानी कॉल कहाँ से प्रारंभ हुई उसको लेकर चार्जेस, ट्रांजिट चार्जेस कहाँ से वो गुजर के गई, समाप्ति चार्जेस, टर्मिनेशन चार्जेस वो कहाँ पे अंतिम रूप से समाप्त हुई। इसी प्रकार की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कॉल के संदर्भ में भी देखी जाती है। वर्तमान में जो मोबाइल टू मोबाइल जो कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस टू वायरलेस डिवाइस के माध्यम से जो कॉलिंग होती है, उसमें जो है आईयूसी की व्यवस्था लागू थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। ट्राई द्वारा इसको 6 पैसे प्रति मिनट तय किया गया था। हालांकि इससे पहले जो है यह 14 पैसे पर मिनट तक हुआ करती थी। अब ट्राई ने इसको 1 जनवरी 2021 से समाप्त कर दिया है और इसको इसलिए समाप्त किया गया है क्योंकि इसके माध्यम से अब कंपनियां अब नए नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करने के लिए अपने आप को प्रेरित करेंगी। वर्तमान में कई बार होता था कि वोडाफोन, एयरटेल जैसी जो कंपनियां थीं वो 2G और 3G की व्यवस्था को ही इस्तेमाल में लाती रहती थीं और यदि किसी क्षेत्र में उनके द्वारा 4G कनेक्शन आदि नहीं दिया जाता था तो वह उस 4G कनेक्शन को जियो के माध्यम से पूरा कर लेती थीं और इसके लिए वो उसका कुछ भुगतान कर देती थीं। अब यदि इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वह खुद से एक बेहतर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए आगे आएंगी, जिससे कॉल आदि की जो गुणवत्ता है वो आगे बढ़ेगी। इसके तहत देखा यह जा रहा है कि जो आईयूसी की जो व्यवस्था होती थी उसमें एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को भुगतान किया जाता था। इसका जो सर्वाधिक जो घाटा होता था वह रिलायंस जियो जैसी कंपनियों को होता था, क्योंकि उनके द्वारा पूरे देश में 4G सर्विसेज आदि लागू की जाती थी। हालांकि उनके जो ग्राहक हुआ करते थे वो ज़्यादातर दूसरी कंपनियों को कॉल करने वाले ग्राहक होते थे। दूसरी कंपनियों के जो सेवाएं आदि होती थी वो 2G या 3G नेटवर्क पर कई बार काम करती थी। इससे कॉल की गुणवत्ता की समस्या देखी जाती थी। अब इससे व्यवस्था को यदि हम समाप्त कर देंगे तो अब जो कंपनियां हैं वह नवीन प्रकार के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए आगे आएंगी। इसके माध्यम से जो इंटरकनेक्शन जो चार्जेस लिए जाते थे उनको यदि हटा दिया जाएगा तो इससे ग्राहकों को भी लाभ संभव हो सकता है, क्योंकि ये भविष्य में कॉल टैरिफ को भी कम कर सकता है। इसके अलावा अब कंपनियां स्वयं से ही अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कार्य प्रारंभ करेंगी। इससे भविष्य में नेटवर्क और डेटा सेवाएं बेहतर तरीके से गुणवत्ता युक्त संभव हो पाएंगी। इससे जो समय समय पर बीच में कॉल कटने की या कॉल ड्रॉप की जो समस्याएं देखने को मिलती थीं उन पर बेहतर नियंत्रण रख पाना संभव होगा, जिसका लाभ अंततः सब्सक्राइबर को ही प्राप्त होगा।
अगर हम इसको एक बाजार के दृष्टिकोण से देखें तो भारत एक हाई टेलीकॉम डेंसिटी वाले बाजार के रूप में अवस्थित है और भविष्य में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब भारत में 5G तकनीक आएगी तो यह मार्केट और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगा। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ये बताता है कि बड़े मार्केट के बावजूद भारत में जो प्रतिस्पर्धा है टेलीकॉम के क्षेत्र में वो काफ़ी कठिन है, जिसमें मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की कंपनियां जो हैं हाई कंपटीशन के चलते लगातार सीमित होती जा रही हैं। जैसे कि वर्तमान में मुख्य रूप से जियो, एयरटेल और आइडिया वोडाफोन ही विद्यमान हैं। इसी प्रकार से जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे कि BSNL, NTNL, उनके समक्ष भी जो है काफ़ी चुनौतियां विद्यमान हैं, जिसके निवारण के लिए कार्य करना होगा। वर्तमान में एक सकारात्मक तथ्य ये देखा जा रहा है कि जो 4G नेटवर्क है वह भारत में लगातार बढ़ रहा है। इसकी अगर हम तुलना करें 2017 से, तो 2017 में सितंबर में जहां इसके तहत लगभग आप कह सकते हैं 20 करोड़ या फिर 196 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वही अब बढ़कर 2019 में 517 यानी 50 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। यह जो कुल सब्सक्राइबर बेस है भारत में 1165.6 मिलियन, उसके सब्सक्राइबर बेस में से काफ़ी अधिक संख्या को दर्शाता है और IUC व्यवस्था के समाप्त होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ेगी। विशेष रूप से कंपनियों द्वारा अब ये कोशिश की जानी चाहिए कि वह अपनी 4G तकनीक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। भारत सरकार द्वारा भी इसमें कंपनियों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत या केवल ये कोशिश की जाए कि हम बेहतर वॉइस और डेटा सेवाओं को आगे बढ़ा सकें, साथ ही साथ भविष्य में हम 5G की तकनीक को भी बढ़ावा दे सकें और इसके माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए हमें कार्य करना होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं एक और आर्टिकल को जो दिया गया है पेज नंबर 9 पे, और इसका संबंध GS पेपर 2 में पॉलिटी से है। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये बता रहा है कि 2020 में राज्यसभा द्वारा केवल 33 दिन ही बैठक की गई और केवल 33 दिन जो बैठक है वह भारतीय संसदीय इतिहास में केवल 3 और ऐसे अवसर हुए हैं जब एक साल में राज्यसभा की 50 दिन से भी कम बैठक हुई है। इसमें कोविड के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके चलते बजट और मानसून सत्र कम कर दिया गया और शीतकालीन सत्र का तो बैठक ही हो नहीं पाया। बजट सत्र में इसके तहत 31 बैठक को प्रस्तावित किया गया था, हालांकि इसे कम करके 23 किया गया। इसी प्रकार से सितंबर में जो मानसून सेशन हुआ उसमें 18 बैठक प्रस्तावित थीं, लेकिन इसको भी कम करके 10 तक सीमित कर दिया गया। इससे पहले राज्यसभा के इतिहास में 1999 में 48, 2004 और 46 में 46 बैठक हुई थी, जो 50 से कम संख्या को दर्शाता है। इसके संदर्भ में हमें यह भी देखना होगा कि सरकार द्वारा कोविड-19 की पृष्ठभूमि में शीतकालीन सत्र को भी स्थगित कर दिया गया है और इससे पहले 1984, 1979 और 1975 में संसद के शीतकालीन सत्र को स्थगित किए जाने का उदाहरण देखने को मिलता है। हालांकि यह जो कम बैठकें हुई हैं, इसके संदर्भ में अगर कार्य के बारे में बात करें, जिसे हम संसदीय उत्पादकता के नाम से जानते हैं, यानी बैठकों के अनुपात में कितने बिल आदि पारित किए गए, उसके संदर्भ में राज्यसभा के सचिवालय का विश्लेषण ये कहता है कि कम बैठकों के बावजूद राज्यसभा द्वारा काफ़ी कार्य किया गया। 2020 के काल में राज्यसभा की जो वार्षिक उत्पादकता एनुअल प्रोडक्टिविटी रही है वह लगभग 83% रही है, जो पिछले 11 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसके तहत सभा द्वारा 39 बिलों को पारित किया गया, जिसमें 12 बजट सत्र के दौरान, वहीं 27 मानसून सत्र के दौरान पारित किए गए। इसी दौरान जो है राज्यसभा द्वारा हाल ही में विवादित रहे तीनों कृषि बिलों को भी पारित किया गया। हालांकि उत्पादकता पर विपक्ष का लगातार ये आरोप देखा जा रहा है कि बिलों को अधिक से अधिक संख्या में पारित किए जाने के चलते जो व्यापक परिचर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं होती, जो संसदीय गुणवत्ता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
साथ ही साथ राज्यसभा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी देखी गईं 2020 में, जैसे कि इसके तहत 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के जो उपसभापति थे हरिवंश नारायण सिंह, उनको हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव लाया गया। साथ ही साथ हम लगातार यह देख रहे हैं कि जो संसदीय व्यवस्था की स्थापना में जो हमने समिति व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें बिलों के प्रत्येक प्रावधान की गंभीर रूप से जांच करने के लिए, व्यापक रूप से विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए जो हमने संसदीय समिति व्यवस्था को अपनाया है, उसको जो है अधिक प्रयोग नहीं किया जा रहा है। 17वीं लोकसभा के संदर्भ में देखा गया है कि अब तक केवल 10% विधेयक ही ऐसे हैं जिनको समितियों को सौंपा गया, जो पिछले 3 कार्यकालों की तुलना में सबसे कम है। यह काफ़ी चिंता का विषय है और इसके लिए हमें कार्य करना होगा। अगर हम आंकड़ों के माध्यम से देखें तो 17वीं लोकसभा में केवल 10% बिलों को समिति को रेफर किया गया। 16वीं लोकसभा में इससे अधिक संख्या थी, 27%, जबकि 15वीं और 14वीं में तो 71 और 60% तक ये संख्या गई थी। इसी के आधार पर PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च जैसी संस्थाओं का कहना है कि आप उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यदि जल्दबाजी में बिलों को पारित करेंगे तो इससे संसद में जो वास्तविक जो इसका सिद्धांत है कि ज़्यादा विचार विमर्श के माध्यम से अधिक लोगों के मत को लेकर बिलों को पारित किया जाना चाहिए, इसका ह्रास देखा जाएगा और इसके लिए हमें कार्य करना होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो पेज नंबर 10 पर दिया गया है और इसका संबंध भी GS पेपर 2 में हेल्थ से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है एक रणनीति से जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसके माध्यम से अब कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जनता में, स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स आदि में जो शंकाएं व्याप्त रही हैं उनको दूर करने के लिए एक बेहतर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, एक बेहतर संचार रणनीति को अपनाए जाने पर बल दिया गया है। इसके माध्यम से जो लोगों में वैक्सीन के प्रति जो आशंकाएं देखी जा रही हैं, वैक्सीन को ना लिए जाने की जो प्रवृत्ति देखी जा रही है, उसको रोके जाने का प्रयास किया जाएगा, जिसे हम तकनीकी तौर पे वैक्सीन हेजिटेंसी के नाम से जानते हैं। इसके तहत लोगों में वैक्सीन की प्रभाविता को लेकर आशंकाएं देखी गई हैं और हाल ही में एक सर्वे के तहत ये पाया गया कि केवल 45% हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो वैक्सीन उपलब्धता की स्थिति में इसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जो लंबे समय में व्याप्त वैक्सीन हेजिटेंसी यानी वैक्सीन को स्वीकार किए जाने के प्रति शंकाएं विद्यमान होना, इसकी प्रवृत्ति को दिखाते हैं। अब इस प्रकार की शंकाएं, इस प्रकार की अफवाहें दूर किए जा सके, इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, संचार रणनीति के साथ सामने आई है। इसके तहत जो वैक्सीन है उसके संदर्भ में समयबद्ध आधार पर सही और पारदर्शी सूचना को जनता तक उपलब्ध कराया जा सके, इसके संदर्भ में प्रयासों को किया जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विविध चैनल्स आदि के माध्यम से इसे प्रसारित भी किया जाएगा। साथ ही साथ कोशिश ये की जाएगी कि जो गलत सूचनाएं हैं, जो अफवाहें हैं, उनको समाप्त किया जाए। इसके लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग किया जाएगा। मुख्य रूप से वैक्सीन के संदर्भ में वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करने के लिए, सही सूचनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों, सेलिब्रिटीज़ की सहायता ली जाएगी। इसमें विविध सामुदायिक समूहों, कम्युनिटी ग्रुप्स को जोड़ा जाएगा और इसके तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सही सूचना को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो पारंपरिक प्रचार के तरीके होते हैं, जैसे कि होर्डिंग्स लगाना, दीवार पर पोस्टर्स लगाना, इसके माध्यम से भी सूचनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ स्वास्थ्य मंत्रालय इसके संदर्भ में प्रयास कर रहा है कि हम इसके संदर्भ में निरंतरता के आधार पर मीडिया मॉनिटरिंग और सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर नज़र बनाए रख सकें। इसके लिए मीडिया रैपिड रिस्पॉन्स सेल का भी निर्माण किया गया है ताकि वैक्सीन को लेकर जो गलत सूचनाएं बढ़ रही हैं उनको कम किया जा सके। वैक्सीन को लेकर लोगों में जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, हेजिटेंसी है, उसको दूर किया जा सके ताकि आगे चलकर जब बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो तो लोग प्रसन्नतापूर्वक उसे प्राप्त कर सकें। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। एनएचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जो पहला जो कथन है वो गलत है, जिसमें यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक सांविधिक संस्था है। ठीक है, जिसे कानून द्वारा स्थापित किया गया है। हालांकि दूसरा जो कथन है वो सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, केवल दो। ठीक है, तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है जिसमें भारत ने चीन से ये अपील की है कि चीन के बंदरगाहों में जो कुछ भारतीय सेलर्स, भारतीय नाविक फंसे हुए हैं, उनको जो है भारत में लाने के लिए कार्य किया जा सके। और इसके संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसने स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई की है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है? एक वैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको एक कानून के माध्यम से 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया गया 12 अक्टूबर 1993 को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और मुख्य रूप से यह विविध मानवाधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कार्य करने वाली संस्था है, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि। यह एक बहुसंसदीय संस्था होती है जिसमें अध्यक्ष और इसके सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति में किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु या 3 वर्ष तक होता है, जो भी पहले हो, और साथ ही साथ इनको पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच में इन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हों। इसके तहत आयोग में बहुत सारे विभाग कार्य करते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण विभाग, कार्यक्रम विभाग, नीति अनुसंधान विभाग आदि। राष्ट्रीय आयोग के समान ही राज्य मानवाधिकार आयोग भी काम करते हैं, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है एक समिति के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। तो कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई द्वारा विकसित किया गया है। तो उत्तर होगा हमारा ए। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट के इंडेक्स को सामने लाया है, जिसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि भारत में जो डिजिटल पेमेंट होता है उसको बेहतर बनाया जा सके। इसके तहत इसको मार्च 2018 को आधार वर्ष मानते हुए इसे जारी किया गया है, जिसके तहत मार्च 2019 और मार्च 2020 का जो डीपीआई है वह 153 और 207 रहा, जो भारत में ऑनलाइन पेमेंट की बढ़ती प्रवृत्ति को दिखाता है। इसके माध्यम से भारत में ऑनलाइन पेमेंट की स्थिति को जांचने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स, मानकों की स्थापना की गई है, जैसे कि पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, पेमेंट के ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना निवेश किया गया है, इसमें जो आपूर्तिजनक कारक हैं, डिमांड सप्लाई मांग जनित कारक हैं, वह किस प्रकार के हैं, जो पेमेंट के संदर्भ में कंपनियां कार्य कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, विशेष रूप से जो इसका प्रयोग करने वाले उपभोक्ता हैं उनको केंद्र में रख के इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों की पहचान करनी है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रारंभ किया गया एक चैलेंज है। जीएचटीसी का लक्ष्य किफ़ायती आवास के निर्माण को तेजी से ट्रैक करना है। जीएचटीसी में आशा महत्वपूर्ण कारक है। केवल 3, 1 और 2, 1, 2 और 3 की उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं। तो इसका मतलब हुआ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हाल में ये तब चर्चा में आया जब प्रधानमंत्री जी द्वारा इसके संदर्भ में 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का जो है उद्घाटन किया गया है 6 शहरों में। और यह जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं यह ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव का भाग है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज 2019 में प्रारंभ किया गया, जो
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक चैलेंज यानी चुनौती है। इसका लक्ष्य है भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग, किफ़ायती आवास के निर्माण को बहुत तेज़ी से बढ़ावा देना है और इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि हम 2022 तक 2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर सकें। इसके तहत कोशिश ये की जाती है कि हम जो है इस प्रकार के घरों को बढ़ावा दें जो काफ़ी कम समय में तैयार हो सकें, जो बहुत ज़्यादा समय ना लें, और इसके तहत टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें आशा का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसका फुल फॉर्म है अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलरेटर्स। इसके माध्यम से मुख्य रूप से गृह निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीक का आगमन हो सके, जो नवीन कंपनियां काम कर रही हैं, नए नए प्रकार की तकनीक को लाए जाने के संदर्भ में उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए भविष्य की तकनीकों पर ध्यान इसमें केंद्रित किया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से जो इसमें कंपनियां भाग लेंगी उनको जो है बढ़ावा दिया जाएगा और इनके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में हाउसिंग्स को बनाया जाएगा। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों द्वारा जो है 1.5 लाख की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें तकनीकी को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 2.5 लाख की जो ग्रांट है, अनुदान है, वह भी दिया जाएगा और इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि नवीन तकनीक को बनाया जा सके आईआईटीज के सहयोग के माध्यम से, जिसको अलग अलग सरकारी विभाग लागू कर सकेंगे तेजी से घरों के निर्माण किए जाने के संदर्भ में। इसके संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल में ही लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को लागू किया गया, जिसके तहत इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में हजार घरों का निर्माण किया जाएगा। इसको जो है आधुनिक निर्माण की तकनीकों के माध्यम से बनाया जाएगा जो फ्रांस, जर्मनी, कनाडा में प्रचलित हैं। जैसे कि इंदौर में घरों को बनाने में प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर चेन्नई में घरों के निर्माण करने के संदर्भ में प्रीकास्ट कंक्रीट सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से त्वरित और सस्ते हाउसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके माध्यम से हम सभी के लिए घर की लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसको जो है बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय हाथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। भारतीय हाथी एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियों में से एक है। इसकी आयुसीएन लाल सूची स्थिति लुप्तप्राय है। कर्नाटक में लगभग 25% हाथियों के साथ भारत में लगभग 28,000 हाथी हैं। तो सत्य कथन पहचाना है केवल एक और दो, 1, 2 और 3 के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाथी के संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1, 2 और 3। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। प्रोजेक्ट एलिफेंट एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे फरवरी 1992 में हाथियों, उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परियोजना के माध्यम से देश में प्रमुख हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध प्रदान करता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर्भ में दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों। ठीक है। आज जो है पेज नंबर 8 में इसके संबंधित खबर आई है, जिसमें बहुत सारे जो हाथी हैं वो समय समय पर विविध प्रकार की मानव जनित समस्याओं में फंसे हुए देखे जाते हैं, जिसके तहत अभी हाल में ही एक हाथी को एक कुएं से जो है निकाला गया और इसके माध्यम से लगातार हाथियों के संरक्षण का जो मुद्दा है वह लगातार चर्चा में आ जाता है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखिट में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में अवस्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। तो कावेरी बेसिन जो है वह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी में है, यानी कावेरी नदी जहाँ जहाँ से बहती है। इसमें पापीकोंडा नेशनल पार्क चूंकि आंध्र प्रदेश में है, इसका मतलब ये नहीं होगा। नागरहोल कर्नाटक में है तो नागरहोल तो होगा। और देख लेते हैं। तो हमने बात क्या बोली, पापीकोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, यानी दूसरा तो नहीं होगा। तो दूसरा यहाँ पे कट गया, दूसरा यहाँ पे कट गया। 3 और 4, 3 और 4 इसका मतलब तो है ही। ठीक है। एक हमने बता दिया नागरहोल कहाँ पे है, कर्नाटक में, यानी ये भी है। तो उत्तर क्या हो गया? 1, 3 और 4।
सी जो है इसका आंसर हो गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। वायनाड कहाँ पे है? तो केरल में विद्यमान है। ठीक है, चलिए अब कुछ मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश असंवैधानिक है, अंतर धार्मिक विवाह को कलंकित करता है और प्रमुख अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस से आप क्या समझते हैं? शून्य आईयूसी व्यवस्था ग्राहकों और दूरसंचार क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेगी? 10 अंक 150 शब्द। आज की परिचर्चा के आधार पर आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक में द हिंदू एनालिसिस में हमने ये प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा संकल्पनाएं और तथ्य हम आपके साथ चर्चा कर सकें। यदि आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।